हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के वो सारे क्वेश्चन जो टीसीएस ने 2018 से 24 तक पूछे हैं। किसी न किसी एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते हैं और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो अभी हाल फिलहाल में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं और इसके दो पार्ट हमने कवर किए थे। अभी इस वीडियो में पार्ट नंबर ये है 3, क्वेश्चन नंबर 51 टू 75। क्वेश्चन नंबर 1 है 51, गन्ने से चीनी बनाने की गतिविधि किस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आती है। दोस्तों ये आएगा, ध्यान रखेंगे, सेकेंडरी सेक्टर में। गन्ने से चीनी बनाने की गतिविधि आएगी सेकेंडरी सेक्टर में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति संकल्प 1956 से संबंध नहीं है। ठीक है, किसका है जो 1956 से, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 से जिसका रिलेशन नहीं है वो आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 की घोषणा 20 अप्रैल 1956 को की गई थी, जिसने 1948 की नीति को प्रतिस्थापित किया। इस नीति की कुछ विशेषताएं हैं दोस्तों, जैसे कि उद्योगों का एक नया वर्गीकरण, निजी क्षेत्र के लिए गैर भेदभावपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार, ग्रामीण और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना। ठीक है, इस टाइप के इसके फैक्टर हैं, ये सारे के सारे इसके क्या विशेषताएं हैं। और इनमें से कहता है कौन सा किसका इससे संबंध नहीं है। क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना है इसमें, निजी क्षेत्रों के लिए लाइसेंस प्रणाली ये भी आएगा, इसने उद्योगों के 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया ये भी आएगा। तो राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, इसने तीसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में उपज के स्तर पर हरित क्रांति जीआर के सकारात्मक प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जीआर मतलब कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, कौन सा दोस्तों हमें बताना है, कौन सा कथन सही है इनमें से। ठीक है, सही बताना इनमें से कौन सा है। पहला है, हरित क्रांति के बाद चावल की उपज गेहूं की उपज की तुलना में चावल की उपज गेहूं की उपज की तुलना में बहुत तेज दर से बढ़ी। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये क्या है, पहला क्या है, गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, चावल की फसल की तुलना में गेहूं की फसल में तकनीक का अधिक उपयोग किया गया था, ये गलत है। दूसरा, हरित क्रांति तकनीक चावल की फसल की तुलना में गेहूं की फसल में अधिक व्यापक हो चुकी थी, ये ठीक है। हरित क्रांति के बाद गेहूं के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में चावल के अंतर्गत क्षेत्र ने अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि प्राप्त की, ये भी ठीक है। सेकंड और थर्ड ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा इसका ये होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में और परिवर्तन की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से किस वस्तु को, तो दोस्तों इसमें ये वस्तु आएगी, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, मध्यवर्ती माल, इंटरमीडिएट गुड्स। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की गणना के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। इनमें से पहला कहता है एनआई की गणना पहला दादा भाई नौरोजी ने की दोस्तों, और पर व्यक्ति क्या थी 20 थी, ध्यान रखेंगे, पहला ठीक है, पहला क्या है ठीक है। दूसरा, एनआई की गणना करने का, नेशनल इनकम की गणना करने का पहला आधिकारिक प्रयास पीसी मानलोविस द्वारा किया गया था दोस्तों, ये भी ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 2 भागों में विभाजित किया, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, ये क्या है, गलत है, ध्यान रखेंगे ये गलत है। एनआई की गणना करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग डॉक्टर वी राव ने किया था, ये भी ठीक है। तो तीसरा कथन है जो गलत है, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत की सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी की पहचान कीजिए। भारत की सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी है, ये है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, टिस्को, मतलब कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसको बोलते हैं टिस्को। इसकी स्थापना जमशेदजी नूसरवानी टाटा ने की थी 26 अगस्त 1907 को। ठीक है, सर देराबजी टाटा ने इसकी स्थापना की दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनको बोलते थे सर देराबजी टाटा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे उत्पादन 1965-66 में
72.4 मिलियन टन से 1978-79 में डैश मिलियन टन हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये हो गया था ऑप्शन थर्ड, 131.9। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का इनमें से उदाहरण है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। कौन सा है दोस्तों? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसे हम बोलते हैं BHEL। ठीक है, BHEL, और इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। क्वेश्चन नंबर 59, 1950 में भारत में लघु उद्योगों के उन सभी उद्योगों के रूप में परिभाषित किया गया जिनमें अधिकतम निवेश की राशि डैश थी, जिनमें अधिकतम निवेश की राशि। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 5 लाख। कितनी थी दोस्तों? 5 लाख। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 72, दिसंबर 1991 में देश के आर्थिक सुधार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सार्वजनिक उद्यमों और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR के दायरे में लाने के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये हुआ था संशोधन सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट में। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। किसमें? सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट में। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 61, बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वॉज पास्ड इन। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास हुआ था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 1949 में, 1949। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, भारत की व्यावसायिक बैंकों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। रीड द फॉलोइंग अबाउट कमर्शियल बैंक इन इंडिया। ठीक है, और ये बताना है इनमें से, कहते हैं आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथनों का की पहचान कीजिए। गलत बताना है कौन सा इनमें से। व्यावसायिक बैंक दूसरे प्रकार के संस्थान है जो द्रव्य निर्माण अर्थव्यवस्था का एक भाग है। पहली स्टेटमेंट दोस्तों क्या है? गलत है। ध्यान रखेंगे, वाणिज्यिक बैंक या कह सकते हैं कमर्शियल बैंक अर्थव्यवस्था की धन सृजन प्रणाली का एक हिस्सा है। वे जनता से जमा स्वीकार करते हैं और इन जमाओं का एक हिस्सा उन लोगों को उधार देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं, और बैंकों द्वारा जमाकर्ताओं को दी जाने वाली ब्याज दर उधारकर्ताओं से ली जाने वाली ब्याज दर से कम होती है। और ध्यान रखेंगे, इन दो प्रकार की ब्याज दरों के बीच का अंतर जिसे हम स्प्रेड कहते हैं। ठीक है, बैंक द्वारा क्या किया जाता है? इसको विनियोजित, ये क्या है? बैंक के द्वारा लाभ है। तो पहला गलत है। दूसरा, वे जनता से जमा स्वीकार करते हैं और इस रकम का एक भाग उन लोगों को उधार देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं। अब कहते हैं वो जनता से जमा स्वीकार करते हैं, तो दोस्तों एक भाग कहता है, तो ये भी गलत होगा फिर। ठीक है, ये भी गलत है स्टेटमेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, गलत कथन बताने थे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दोनों की दो गलत हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति का कौन सा माप सबसे अधिक तरल है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ मनी सप्लाई इज मोस्ट लिक्विड। तो ये है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 M1। क्या है दोस्तों? M1, धन आपूर्ति माप M1 में सबसे अधिक क्या है? तरल प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, प्रॉपर्टी शामिल है इसमें, और M1 में सभी प्रकार की संपत्तियां शामिल हैं जिन्हें वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के रूप में आसानी से विनिमय किया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 M1। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, स्टैच्यूअरी लिक्विड रेशियो SLR क्या है? तो इसके बारे में, स्टैच्यूअरी लिक्विड रेशियो के बारे में हमें ये स्टेटमेंट पढ़नी है और आपको बताना है इसका आधार क्या है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये पहला कहता है इट इज परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स दैट बैंक मस्ट कीप इन लिक्विड फॉर्म इन द शॉर्ट टर्म। यह जमाओं का यह वह प्रतिशत है जो किसी बैंक के अल्पकाल में तरल रूप में रखना होता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, यह जमा का वह प्रतिशत है जिसे बैंकों को अल्पावधि में तरल के रूप में रखना होता है। पहले स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 65, बैंक दर में कमी मुद्रा आपूर्ति में डैश कर सकती है। बैंक
ए फॉल इन द बैंक रेट कैन डैश द मनी सप्लाई। तो ध्यान तो रखेंगे दोस्तों, ठीक है, मनी सप्लाई पे क्या इंपैक्ट होगा ये आपको बताना है, तो ये होगा इंक्रीज। ठीक है, रेट कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में स्वयं सहायता समूह बैंक सहबद्धता कार्यक्रम SHGBLP किस वर्ष शुरू किया गया था? ठीक है, तो इसको शुरू किया गया था दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट 1992 में। कब? 1992 में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, मुद्रा योजना में एम का क्या अर्थ है? मुद्रा योजना में दोस्तों एम का क्या अर्थ है? अब देखो, मुद्रा योजना की शुरुआत दोस्तों 2015 में की गई थी, ठीक है, और इसका जो पूर्ण रूप है ये है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। और इसमें जो एम का अर्थ होगा ये होगा, क्या होगा? माइक्रो, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत की बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली का प्रभारी है? तो दोस्तों ये बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, आरबीआई द्वारा बांडों की बिक्री से मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव होगा? सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स बाय द आरबीआई विल कॉज मनी सप्लाई टू। तो ध्यान रखेंगे क्या होगा इसमें, ये होगा राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, क्या होगा? डिक्रीज होगी, घटेगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन से दोस्तों ये मतलब है कि सरकार द्वारा जारी किए गए बॉन्ड को खुले बाजार में खरीदना और बेचना है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा इसमें क्या होगा? मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो घटेगी, मनी सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 70, वित्तीय संसाधनों के निम्नलिखित में से किस स्रोत के लिए वित्तीय मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं हो सकती है? वित्तीय संसाधनों के निम्नलिखित में से किस स्रोत के लिए वित्तीय मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं हो सकती है, ये आपको बताना है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, फैमिली फंड्स, ठीक है। वित्तीय संसाधनों के निम्नलिखित में से किस स्रोत के लिए वित्तीय मध्यस्थता आवश्यकता नहीं हो सकती? तो क्या किसके लिए नहीं हो सकती? फैमिली फंड्स के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 71, आधुनिक सूक्ष्म वित्त मॉडर्न माइक्रो फाइनेंस के जनक कौन है? मॉडर्न माइक्रो फाइनेंस के जनक है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, मोहम्मद यूनुस। और इसकी शुरुआत की गई थी 1970 के दशक में, बांग्लादेश से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 72, 2000 से 2001 में नाबार्ड ने डैश के कोष के साथ सूक्ष्म वित्त विकास निधि की स्थापना की थी। तो ये की थी, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, 100 करोड़। 2000 से लेकर 2001 में नाबार्ड ने 100 करोड़ के कोष के साथ सूक्ष्म वित्त विकास निधि की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा नोट नवंबर 2016 में भारत सरकार द्वारा बंद किया गया था? ठीक है, नवंबर 2016 में दोस्तों। तो ये नोट था, ध्यान रखेंगे आप, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, इनमें से 500 का। ठीक है, क्या था दोस्तों? 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी श्रृंखला के सभी, जैसे कि 500 का नोट था, जो 1000 का नोट था, ठीक है, ये क्या थे दोस्तों? इन नोटों को बंद कर दिया था, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से क्या सरकारी प्रतिभूतियों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है? ठीक है, कौन है जो इन चीज़ों को संदर्भित करता है? तो ये है, इसका राइट आंसर होगा ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, डैश एक उद्योग संघ और सब विनियामक संगठन SRO है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के सुदृढ़ विकास की दिशा में काम करना है। ठीक है, तो ये है, राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन सेकंड, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ नेटवर्क, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। दोस्तों ये था इसका थर्ड पार्ट इकोनॉमिक्स का। इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका हम फोर्थ पार्ट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।